जो कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है, उसके फैमिली को 7 इमोर्टल्स द्वारा खत्म कर दिया जाता है, जिसमें उसका साथ देते हैं उसके फादर के भाई यानी कि उस लड़के के अंकल। जब हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी से बचकर भाग रहा होता है, तभी उन 7 इमोर्टल्स ने उसका पीछा करके उसको मार दिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे समय रुक जाता है। वहाँ पर इमोर्टल वर्ल्ड से कोई लड़की आती है जो कि उसे बचा लेती है और उसे एक नई जिंदगी देती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा मेहनत करके एक पावरफुल एम्परर बनता है और कैसे अपनी एनिमी से बदला लेगा, हमें इस सीरीज के अंदर दिखाया जाएगा, जो कि काफी मजेदार होने वाला है। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एंडलेस गॉड के रेलम के मोर्टल वर्ल्ड में ड्रैगन पैलेस को दिखाया जाता है, जिसमें एक तियांग सेन नामक बंदा बड़े भाई एम्परर ली को राज सिंहासन हासिल करने के लिए जान से मार रहा होता है। तो एम्परर ली पूछता है, मेरे भाई आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो उसका छोटा भाई लिन तियांग बोलता है, मैंने ये सब राजगद्दी को हासिल करने के लिए किया है, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहते हुए मैं इस राज में अपना राज कभी कायम नहीं कर पाऊंगा और मैं यहाँ का एम्परर बनने के बाद सारी दुनिया को जीत लूंगा और यहाँ पर राज करूंगा। और तभी ली तियांग सिंह ने एम्परर ली के सीने में शॉर्ट घुसाकर उससे बोलता है, अब समय आ गया है राजगद्दी के राजा को बदलने का, जिसका अगला राजा मैं बनूंगा। और वो बहुत ज्यादा बेरहमी से उसके सीने से स्वर्ण को निकालता है, जिसके खून के छींटे साइड में छिपे हुए उसके दोनों बच्चे के ऊपर जाता है, जिसमें से एक लड़का ली हॉन होता है और उसकी सिस्टर ली जाओ लिहान, जो कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, क्योंकि इस दर्दनाक नजारे को देखकर अंदर से टूट गया होता है, क्योंकि उनका पूरा परिवार कुछ पल में ही खत्म हो चुका था। एम्परर ली मरने के वक्त भी अपने बच्चों को वहाँ से जाने का इशारा करते हैं। इसके बाद वह बंदा उसके अंदर स्वर्ण घुसाकर उसे मार देता है। ली हॉन तो काफी गुस्सा में आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अगर वो बाहर निकला तो उसे भी मार दिया जाएगा, इसलिए वहाँ से वो चुपके से भाग जाता है। इधर ली तियांग सिंह ने एम्परर को मारकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है, ये सब अब मेरा हुआ। अभी वहाँ पर ली तियांग सिंह के साथ सर्वेंट को कोई मार देता है, जो कि कोई और नहीं 7 इमोर्टल्स होते हैं। ली तियांग सिंह तो घबरा गया था और डरते हुए उन्हें ग्रीट करने लगता है। 7 इमोर्टल्स का लीडर बोलता है, तुमने तो इस फैमिली के सभी लोगों को मार दिया, पर अभी वो बच्चे अभी भी जिंदा है, उसे जल्दी से मारना होगा। जिस पर ली तियांग सिंह बोलता है कि मेरे इंपीरियल गॉड ने काफी तगड़ी पाबंदी लगा रखी है, जिससे वो बच्चे यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे और वो जैसे ही मिलेंगे उसे खत्म कर दिया जाएगा। इस पे इमोर्टल्स लीडर गुस्सा में आ जाता है और उसे नीचे गिराते हुए बोलते हैं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बस कचरे की तरह हो। यह बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें ली हॉन और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि इंपीरियल गार्ड से बचकर भाग आए होते हैं, जिन्हें देखकर इमोर्टल सोच में पड़ जाते हैं, यह सब कैसे बच के भाग आए। ये दोनों तो काफी मासूम है, इनको पता नहीं है कि इनकी मौत इनके सामने है। सभी इमोर्टल्स लियान के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर ली हॉन रुक जाता है। जिसे रुकता देख इमोर्टल लीडर बोलता है, यह तो काफी मासूम है, इन्हें मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, नहीं तो गॉड भी मुझ पे रहम नहीं करेंगे। वैसे भी मैं इन दोनों को मार के अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहूंगा। इसीलिए वह अपने एक एल्डर को बोलता है, तुम इसे जल्दी से मार दो। इसके बाद उसका एक एल्डर पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर लिहान के सिस्टर को संभालने के लिए बोलती है। उसी के दौरान लिहॉन का एक हाथ कट जाता है, उस पावर के अटैक से गड्ढे के अंदर गिर जाता है। तभी इमोर्टल लीडर अपने टोकन को देख, जिसमें कि ली हॉन और उसकी सिस्टर ली जाओ दोनों का नाम रेड हो चुका है, जिसे इमोर्टल्स को पता चल चुका था कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। अभी वहाँ का समय रुक जाता है। वहाँ पर किसी दूसरी लड़की का एंट्री होता है, जो कि एक एंडलेस गॉड रेलम से फेरी आई होती है, क्योंकि गॉड्स द्वारा चुना गया था लिहॉन को किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए। और इधर समय रुक जाने के कारण लिहॉन अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लड़की सोचने लगती है, तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़के लगते हो, जो कि मेरे इस पावर के बाद भी अपने एक्सप्रेशन को जाहिर कर पा रहे हो। और अपनी काफी सारी पावर उसकी बॉडी के अंदर डाल देती है, जिससे लिहान को भी एक नई जिंदगी मिल चुकी थी और वह लड़की उसे एंडलेस रियलम में आने के लिए वेलकम करती है। इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली तियांग सिंह ड्रैगन पैलेस का किंग बन चुका था, जो कि वहाँ का राजा बनने के बाद अपनी प्रजा पर काफी जुल्म कर रहा था। उसके गार्ड्स एक बुढ़े व्यक्ति को जंजीरों में पकड़े हुए उसे मार रहे होते हैं,
इस पर वह बुढ़ा व्यक्ति बोलता है कि तुमने जबरदस्ती सिंहासन को हासिल किया है, तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे, यह मेरा श्राप है तुम्हें। और ड्रैगन पैलेस के अंदर हम त्यान सिंह को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है क्योंकि उसके टोकन में ली-हॉन का नाम फिर से वॉइड हो चुका था, जिसका मतलब ये था कि ली-हॉन अभी जिंदा है। और वह सोचने लगता है कि इतने सालों के बाद ली-हॉन कैसे जिंदा है। यह देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होने लगता है और कहता है वो तो मर गया, फिर वो फिर से जिंदा कैसे हो गया। उसका स्पेशल गार्ड बोलता है कि क्या आप इन छोटे से टोकन के ऊपर विश्वास करते हैं, ये तो टूटा हुआ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो कि उसे बता सके वह जिंदा है या मर चुका है। तो ली त्यान सिंह बोलते हैं कि तुम अपना बकवास बंद करो, यह टोकन मुझे इमोर्टल्स ने दिया, जिसका मतलब है ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद हमें ड्रैगन पैलेस के फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई बंदा ड्रैगन पैलेस के अंदर आकर सभी गार्ड को मार रहा होता है, जो कि कोई और बंदा नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ली-हॉन सिंह होता है, जो अपने फैमिली का बदला लेने के लिए आ चुका होता है, जो कि गार्ड्स को काफी ज्यादा टक्कर दे रहा होता है क्योंकि वो बीते हुए समय खुद को काफी ज्यादा पावरफुल बना लिया था और कल्टीवेशन में भी महारत हासिल कर ली थी और जिसका सामना इंपीरियल गार्ड भी नहीं कर पा रहे होते। और ली-हॉन उन सभी को मारने के बाद ड्रैगन पैलेस के गेट को तोड़ते हुए वहाँ पर जबरदस्त एंट्री लेता है, जिसे देखकर ली त्यान सिंह हैरान हो जाता है और बोलता है मेरे बच्चे आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए। जिस पर ली-हॉन बोलता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर ली त्यान सिंह बोलता है गॉड ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, इसका इस्तेमाल कर तुम नई जिंदगी जीना छोड़कर मुझसे बदला लेने के लिए आए हो। तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो। तो गुस्से में अपने स्पेशल गार्ड किंग ऑफ हेल को कि उसे मारो जल्दी से बहुत ज्यादा बकवास करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते। दोनों काफी खतरनाक फाइट कर रहे थे, इसमें दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं पर ली-हॉन उस पे थोड़ा भारी पड़ रहा था, जिसे देखकर ली त्यान सिंह सोचने लगता है इसने तो इतने सालों के दौरान अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। इधर ली-हॉन किंग को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, जिसे किंग ऑफ हेल ने अपनी इविल पावर एक्टिवेट कर लिया होता है और ली-हॉन के फेस पर कट लगा देता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ली-हॉन अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को खत्म कर देता है। वो दोनों आपस में बहुत बुरी तरीके से फाइट करने लगते हैं। यह देखकर ली त्यान सिंह ने ली-हॉन को बोलने लगता है तुम भी अपने बाप की तरह हो बेवकूफ कहीं के, क्योंकि बिना तैयारी के मुझसे फाइट करने के लिए आ गए हो। मैंने तुम्हारे मदर को डिनर पर बुलाया था और वहीं पर मैंने तुम्हारी मदर को बुरी तरीके से मार दिया था और तुम्हारे फादर को तुम्हारे सामने, जिसमें मेरा साथ देने वाले वो 7 इमोर्टल्स थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया। उनकी मेरे ऊपर काफी ज्यादा अच्छी मेहरबानी है। और जोर जोर से हंसने लगता है और ली-हॉन की बेइज्जती करने लगता है। यह देखकर ली-हॉन बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया था और वह अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और सीधा त्यान सिंह के ऊपर अटैक कर देता। और जैसे ही वह मरने वाला होता तभी वहाँ पर किंग ऑफ हेल ने आकर उसके स्वॉर्ड को रोक दिया होता और उसके सीने में अपने स्वॉर्ड को उतार दिया होता। वह अपनी स्वॉर्ड को ब्लड से पोंछते हुए अपने म्याने में रख लेता। इधर ली-हॉन काफी जख्मी हालत में नीचे गिर जाता है और अपने मदर और फादर को याद कर रहा होता है और ली त्यान सिंह अपनी मौत को इतना नजदीक देखकर काफी ज्यादा डर गया होता है और फिर वह उसे टूटे हुए टोकन को देखता है। इसमें ली-हॉन का नाम फिर से रेड हो चुका था, इसका मतलब यह कंफर्म हो चुका था कि ली-हॉन मारा जा चुका है। तभी वह टोकन उससे किंग ऑफ हेल ने छीन लिया होता है और अपने पास रख लेता है। और फिर ली त्यान सिंह बोलता है कि अगर तुम मेरे पास पहले आ गए होते तो मुझे उन 7 इमोर्टल्स से मदद लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो, उन 7 इमोर्टल्स को भी हरा सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, जिससे तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे, जिससे मुझे उन 7 इमोर्टल्स की जरूरत नहीं होगी। उस पर किंग ऑफ हेल पूछता है वह 7 इमोर्टल्स कौन थे, उसके बारे में मुझे बताओ। तो ली त्यान सिंह बताता है वह सभी अपने फेस पे मास्क लगाए हुए थे, जिससे उन सभी का फेस तो मुझे नहीं दिखा और इससे ज्यादा मुझे पता नहीं, क्योंकि इसके बाद उसके सभी दुश्मन मारे जा चुके थे। उसके बाद वह खुशी मना ही रहे होते हैं। अभी वहाँ पे बहुत जोरों से हवा चलने लगती है और ली-हॉन जिंदा होने लगता है, जिसके अंदर से कोई ग्रीन सी पावर ग्लो करने लगती है और वो ज़ॉम्बी की तरह उल्टे होकर ली त्यान सिंह के पास आ जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, जिससे ली त्यान सिंह डर जाता है। तभी ली-हॉन की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है इमोर्टल फेरी की बॉडी में। असल में ये ली-हॉन नहीं इमोर्टल फेरी होती है। वह ली त्यान सिंह को उन 7 इमोर्टल्स के बारे में पूछने आई थी और उससे पूछने लगती क्या तुम जानते हो उन 7 इमोर्टल्स के बारे में, जल्दी से बताओ नहीं तो मैं तुम्हें यही मार दूंगी। त्यान सिंह डरते हुए बोलता मुझे उन इमोर्टल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वैसे भी इमोर्टल्स की दुनिया में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं।
और ना ही परमिशन, इसीलिए मैं उसके बारे में नहीं जानता। और जाकर किंग ऑफ हिल से मदद मांगने लगता, मुझे बचाओ, ये लड़की मुझे मार देगी, तुम इसे जल्दी खत्म कर दो। तो वो सोल्जर अपने मास्क को हटाता है। वो कहता है कि लड़कियों को मारना अच्छी बात नहीं है, जो कि बल्कि कोई और नहीं ली हान होता है। फिर से ली हान इसके साथ गेम खेल रहा होता है, क्योंकि जो मारी गई थी वह ली हान नहीं बल्कि इमोर्टल फेरी होती। यह सब उसके साथ गेम खेलने का मेन रीजन था, ताकि वह उसको एक डरावनी मौत दे सके। ली त्यांग सिंह ली हान की आवाज सुन के काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता। ली हान काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि ली त्यांग सिंह ड्रैगन हॉल के बाहर जाके गिरता है और यह अटैक काफी आइकॉनिक होता है। ली हान बाहर आते हुए बोलता है कि मैंने अपने दुश्मन को मार दिया है, क्योंकि मैं एम्परर का सन होने के नाते यहाँ का न्यू किंग हूँ। यह सब सुनकर लोग उसको रिस्पेक्ट शो करने लगते हैं और ली हान की जय जयकारा लगाने लगते हैं। तभी हम ली हान के पीछे एक इविल स्पिरिट को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है ली हान अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए इसे इविल स्पिरिट का बॉन्ड बनाया हुआ है। अगले सीन में हमें ली हान को दिखाया जाता है, जो कि अपने फैमिली को याद करते काफी उदास लग रहा होता है। तभी वहाँ पर इमोर्टल फेरी आती है, जो कि बोलती है कि तुम 7 सालों से अपने फैमिली को याद करते हुए उनके बारे में सोचते रहते हो, खुद को इतना परेशान क्यों करते हो। ली हान जवाब देता है क्योंकि तुम एक इमोर्टल फेरी हो, इसलिए तुम्हें मॉर्टल्स के दुखों का अंदाजा नहीं होगा कि उनके फैमिली के मरने के बाद उनके ऊपर क्या बीतती है। इमोर्टल फेरी बोलती, हाँ मैं एक इमोर्टल हूँ, जो मोह माया को त्याग देता है वही इमोर्टल बनता है, और मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए या मरे, मुझे बस अपने गोल पे फोकस करना है और अपने गोल को अचीव करना है। और मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए तुम्हारी मदद चाहती हूँ, इसीलिए तुम आंसू मत बहाओ। तब ली हान बोलता है, जब तक मैं उन 7 इमोर्टल जिसने मेरे फैमिली को खत्म किया मैं उन्हें मार नहीं देता, तब तक मैं नहीं रुकूंगी। इमोर्टल फेरी बोलती, मैंने तुम्हें किंग ऑफ हेल बनाया, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें मार भी दूंगी, मैंने तुम पे काफी सारा एहसान किया है, यह तुम भूलना मत। वैसे भी अपने रिवेंज के चक्कर में काफी सारे समय को बर्बाद कर दिया है और तुम 1 साल और बर्बाद करना चाहते हो। और तुम ये भी अभी मत भूलो कि तुम्हारी सिस्टर ली याओ अभी भी मेरे डिवाइन मास्टर के कब्जे में है, और मैं डिवाइन रियलम का डिसेंडेंट हूँ, यानी कि डिवाइन मैसेंजर हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना, तुम्हारे सिस्टर को मैं कभी भी मार सकती हूँ। इस बार तुम एक बार सोच लो तुम्हें क्या करना है। ली हान बोलता है कि तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे गोल को पूरा करने के लिए मुझे चुना गया है गॉड्स के द्वारा, इसीलिए मत भूलो, मुझे अपना रिवेंज लेने में मदद करो। जैसे ही मेरा रिवेंज कंप्लीट होता है तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। इमोर्टल फेरी गुस्सा होने लगती है और बोलती है, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। पर ली हान गुस्से में गेट खोलते हुए उससे बोलता है, बहुत हुआ अब, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वह बाहर आता है उसका सभी लोग स्वागत करते हैं, उसका जय जयकारा लगाने लगते हैं और कहते हैं, महाराज आपका अगला प्लान क्या होने वाला है। ली हान बताता है, मैं एक इमोर्टल बनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे इस राजगद्दी को छोड़ना होगा और मैं इस राजगद्दी के योग्य एक एम्परर को खोजना चाहता हूँ, इसीलिए कल प्रतियोगिता होने वाली है, इसमें काफी सारे सेक्ट आएंगे, जो भी जीतेगा उसे एम्परर बना दिया जाएगा। इसके बाद अगले दिन हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ का एम्परर कौन बनेगा। हमारे इस एम्परर ने हमारी भलाई के लिए एक टेस्ट रखा है, इसमें जो भी योग्य होगा वही हमारा एम्परर बनेगा। हमारे एम्परर हमारे लिए कितना सोचते हैं। जहाँ पर एक पहरेदार बोलता है, हमारे एम्परर इमोर्टेलिटी के पाथ पर चलने का प्लान बनाया है, इसके लिए उन्होंने कॉन्टेस्ट कराया है ताकि उनके जाने के बाद इस राज्य को कोई संभाल पाए। पहला कॉन्टेस्ट बीस्ट किंग होता है, क्योंकि काफी सारे पावरफुल बीस्ट को ऑन करता है, इसीलिए इसे बीस्ट किंग का टाइटल दिया है। इसके पास एडवांटेज यह है, किसी भी जंगली जानवर को अपने कंट्रोल में कर सकता है। हो सकता है यह हमारा अगला ड्रैगन किंग बन जाए, ड्रैगन पैलेस का। इसी के साथ अगला कंटेंट जो सेट का एक लीडर विचेन होता है, जो कि बोलता है कि मैं इमोर्टल वान का 250वां जनरेशन हूँ और उनका ग्रैंडसन भी। यह भविष्यवाणी हुई है, यहाँ पे कुछ सालों के बाद बहुत बड़ी भूकंप आएगी, इसमें यह सेक्ट काफी बुरी तरीके से झुलस जाएगा, जिसमें सभी लोग मारे जाएंगे। जिसमें यह सुनकर काफी लोग डरने लगे। वह बोलता है, मैं चाहता हूँ आप लोग ड्रैगन सिटी का मुझे नया किंग बना दे, ताकि मैं इमोर्टल फैमिली के होने के कारण गॉड से बात करके इस डिजास्टर को दूर कर दूंगा। यह बात सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं यह हमें उल्लू बना रहा है, लेकिन गॉड्स इसके बकवास को सुन उसे यहाँ से पकड़कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ पैलेस के अंदर ली हान और इमोर्टल फेरी दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं अगले प्लान के बारे में। यहाँ ली हान उसे टी बढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, और वह बोलने लगती है, ठीक है मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, इसीलिए मुझे मस्का लगाना बंद करो, और टी को पीते हुए बोलने लगती है। यहाँ पर ली हान बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे इतनी बुरी तरीके
से मारूंगा कि वो सोचा भी नहीं होगा। तो फिर इमोर्टल फेरी बोलने लगती है, तुमने बहुत दिनों से ट्रेनिंग नहीं किया तो तुम्हारा पावर एक ही जगह पे रुका हुआ है। जिस पर लेहान बताता है, यह सब छोड़ो, जो बंदा यहाँ पर आने वाला है उसके लिए मैंने काफी तगड़ी प्लानिंग बना रखी है। मैं उस बंदे के फाइट के दौरान मारा जाऊंगा। अब उसका मास्टर मेरी बॉडी को देखने के लिए आएंगे, जो कि उन 7 इमोर्टल्स में से एक हो, जिसका फायदा उठाकर मैं उसको पकड़ लूंगा और वहीं पर उसको मार दूंगा। इस पर इमोर्टल फेरी बोलती है, तुम उन सभी इमोर्टल के मुकाबले काफी कमजोर हो। अगर उनमें से कोई कमजोर इमोर्टल्स तुमसे फाइट करने आए तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे और मारे जाओ। लिहान बोलता है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा अपने वेपन से उसी रूम पर अटैक करने के लिए आता है। उसी रूम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। जिस रूम में इमोर्टल फेरी और लिहान बैठे हो, उसके अटैक करने से पहले उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम मुझे खोज रहे हो क्या? यह बंदा, जिसका नाम हांग फैन होता है, जो कि उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है। लिहान उसे एक जोरदार किक मारने के बाद उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और फिर से उसके बॉडी पर पैर रखकर बोलता है, तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए? तो बंदा बोलने लगता है, मैं अंडरवर्ल्ड से आया हूँ, जो कि तुम्हें मारने के लिए मुझे स्पेशल भेजा गया है। और फिर वह फेदर में कन्वर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाता है और दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म होकर फिर से अपने रियल अवतार में आ चुका था। यह टेक्निक एक वाइंड टेक्निक है, जिसका यूज करके वह लिहान के ऊपर अटैक कर देता है। पर लिहान पीछे हट जाता है, लेकिन फिर से वह लिहान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिहान उसके अटैक को रोक देता है। पर उस बंदे ने अपने फाइट के दौरान अपने शर्ट को ऊपर फेंक देता है, जिसके कारण वह शर्ट आकर उसको फिर से लगता है। बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने रियल स्किन को शो करता है। वह बंदा बोलने लगता है, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, पर तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर काफी बड़ी गलती कर दी है। वह अपने पावर को शो करने लगता है, जिसका इम्पैक्ट चारों तरफ होने लगता है, जिससे काफी सारी फायर की गोलियां चारों तरफ खड़े ऑडियंस के ऊपर गिरने लगता है, जिससे काफी नुकसान पहुंच रहा होता है। और ऊपर बैठी इमोर्टल फेरी बोलने लगती है, इस बंदे के पास साइकिक फायर है, जो कि काफी खतरनाक है। इसने अभी भी साइकिक टावर का फुल पोटेंशियल यूज नहीं करने आता। लिहान, तुम भी क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इसके साथ? इसे जल्दी से मार दो, वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इधर ये बंदा लिहान के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है और रुकता नहीं है, लगातार करते ही जा रहा था, जिसे गुस्सा होकर लिहान अपनी स्पेशल टेक्निक जजलिंग एक्टिवेट कर लेता है और उसे घायल कर देता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें और फाइट करना है? तो वह बंदा बोलता है, तुमने भले ही मुझे हरा दिया, पर मेरे मजेस्टी आकर तुमसे जरूर बदला लेंगे। वो काफी पावरफुल है और मैं मरने के साथ साथ तुम्हें साथ भी लेकर चलूंगा। और वो खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिसके बाद वो फेदर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फेदर काफी पावरफुल होता है, जिसके इम्पैक्ट से लिहान भी घायल होता है। उसका पावर इतना ज्यादा होता है कि वह उसी समय मारा जाता है। यह सब देखकर इमोर्टल फेरी सोचती है, क्या यह सच में मारा गया? वो जल्दी से लिहान के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, यह सच में मारा जा चुका है और तुम अगर हर बार ऐसे ही मरते रहे, मैं तुम्हें नहीं बचाने आऊंगी। फिर हमें अगला सीन नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ लिहान का बॉडी कफन में लिपटा होता है। इसको देखने के लिए वहाँ पर कोई बंदा आ गया होता है। उन्हीं 7 इमोर्टल्स में से एक होता है, जो कि जियो चैन के मरने की खबर सुनकर यहाँ पर कंफर्म करने आया था यह सच में मारा गया, और सोचने लगता है कितना बेवकूफ था, ये मेरे एक सर्वेंट के हाथों मारा गया। वह अपने पावर की मदद से उसकी बॉडी को स्कैन करने लगता है कि वो कंफर्म हो जाए, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इसके बॉडी के अंदर थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। ऐसा पहली बार था जब उसने किसी की बॉडी को इस तरह देखा था, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। पर तभी उस कफन में से इमोर्टल फेरी निकलती है, जो कि उसे चिढ़ाने लगती है, और इधर लिहान निकल के उसके शर्ट को पकड़ लेता है और उस बंदे को मारकर उसको गेट से बाहर फेंक देता है। लिहान अंदर से बाहर आते हुए, 7 सालों से मैं तुम्हें मारने का इंतजार कर रहा हूँ, जो कि आज पूरा होने वाला है, पर तुमने इतना ज्यादा इंतजार करवाया कि मैं डिसपॉइंट हो गया। आज मैं तुझे इतनी बुरी मौत दूंगा कि जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तभी वह बंदा, जिसका नाम हानी होता है, वह बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, पर मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर लिहान बोलता है, तो फिर आ जाओ, मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिर्फ यही मैटर करता है इसके पास स्किल्स कितना है, पर मुझ में तो कूट कूट के भरा है। फिर दूसरी तरफ से इमोर्टल फेरी उस बंदे के हेयर को लड़की की तरह सजाने लगती है, जिसे देखकर लिहान भी डिस्टर्ब हो चुका था और वो मन में ही हंसने लगता है। यह सब फील करने के बाद हानी को पता चलता है कि मेरे पीछे कोई है। इससे जंप करके वहाँ से वो पीछे आ जाता है और बोलने लगता है, तुम मेरे पीछे थी
भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ फील क्यों नहीं हुआ? क्या तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर नहीं है? उसके पास आते हुए इमोर्टल फेरी बोलने लगती है, सिर्फ यह फर्स्ट लेवल ऑफ ऑन कल्टीवेशन पे है, तुम इतना ज्यादा देरी क्यों कर रहे हो? तुम इसे जल्दी से मार दो। बंदा बोलने लगता है, तुम मजाक क्यों कर रही हो? लिहान इमोर्टल फेरी से बोलने लगता है, तुम अपने काम से काम रखो। यह इन 7 इमोर्टल में से एक है, लेकिन यह तो एक इमोर्टल नहीं बल्कि इमोर्टल बंदा है, जिसपे दोनों बहस करने लगते हैं। इसे जल्दी से मारो। इस पर लिहान बोलता है, इसे इतनी आसानी से थोड़ी मारूंगा। इसी सब बात के दौरान काफी बहस करने लगते हैं, जिस बहस के दौरान हानियों की काफी बेइज्जती कर रहे होते हैं, उसे काफी बुरी तरीके से मारने के लिए उसके सामने ही बोल रहे होते हैं। ये दोनों उस बंदे के सामने ही उसको मारने की प्लानिंग भी कर रहे थे, जिससे वह बंदा भी टेंशन में आ गया था। फिर लिहान उस बंदे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसे देखकर वह बंदा फिर से रेडी हो जाता है। लिहान जल्दी से जा करके अपने सर्ड को उसके चेस्ट में घुसा देता है, काफी बुरी तरीके से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको पीछे की तरफ ढकेलते हुए उसे दीवार से जाकर टक्कर करा देता है। लिहान उसकी बॉडी में सर्ड को घुसा कर, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार, मुझे जल्दी से जल्दी 7 इमोर्टल तुम्हें छोड़कर उन 6 इमोर्टल के बारे में बताओ। और कुछ ना जवाब देने के बाद वह भी सोच में पड़ जाता है। अभी हानि अपने पावर को एक्टिवेट करता है, अपने फ्लाइंग सर्ड को निकाल कर लिहान के चेस्ट में घुसा देता है। इससे लिहान काफी घायल हो जाता है। इधर छत पे बैठी हुई इमोर्टल फेरी सोच रही थी, ये कितना बेवकूफ लड़का है, ये हर बार मारा जाता है। इधर ये बंदा हानि बोलने लगता है, छोटे राक्षस, तुम शायद कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, पर तुम मेरे फ्लाइंग सर्ड का सामना नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह काफी पावरफुल है। यह सर्ड मुझे उन्हीं इमोर्टल्स ने दिया था, इसके बदले मैंने अपनी एक आँख की कुर्बानी दी थी। फिर मुझे यह फ्लाइंग सर्ड मिला था, जो कि इतना पावरफुल है, जैसे कई बच्चों को आराम से मार सकता है। और वह बंदा यह देखकर हैरान होता है कि चेस्ट में अपने फ्लाइंग सर्ड को घुसाकर उसके बाद भी वह जिंदा होता है और आराम से खड़े होते हुए बोलता है, तुम शायद भूल गए, जब तक मैं अपना बदला नहीं ले ले तब तक मैं मर नहीं सकता। और अपने चेस्ट से उसके सर्ड को निकाल उसी के ऊपर अटैक कर देता है। उसके आंखों में लगे हुए सर्ड को पहले ही रोक देता है, इससे हानि को डर का एहसास हो सके। पर इतनी ही देर में लिहान ने सर्ड को अपनी उंगलियों की मदद से चकनाचूर कर दिया होता है। इससे वह बंदा तो काफी डर चुका था। लिहान के पावर को देखकर उसे अंदाजा हो गया था लिहान कितना ज्यादा पावरफुल। वह उसके सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। दरअसल हुआ ये था कि मॉर्टल वर्ल्ड से कुछ इमोर्टल्स आए थे, जिन्होंने मेरे घर को जला दिया था, मेरी एक आंख को भी फोड़ दिया होता है। इसके कारण मजबूरन मुझे उन इमोर्टल्स का साथ देना पड़ता, ड्रैगन पैलेस के सभी लोगों को मारने का, यानी कि तुम्हारे फैमिली, जिसके बदले मुझे फ्लाइंग सर्ड भी दिया गया। लेकिन मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था उन सभी को मारने का, इसमें तुम्हारी फैमिली भी थी और उन 6 इमोर्टल के साथ भी उनके साथ मास्क लगाकर तुम्हें मारने के लिए आया था। यह सब बात सुनकर इमोर्टल फेरी पता लगाने लगती है, यह बंदा सच बोल रहा है या झूठ। यह सब पता करने के बाद इमोर्टल फेरी बोलती है, यह सब सच बोल रहा है। यह सब सुनने के बाद लिहान उसे छोड़ देता। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ लिहान ने ड्रैगन सिटी को छोड़ दिया होता है और इमोर्टेलिटी के रास्ते पर चला गया होता है। ड्रैगन सिटी का कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के हाथों में दे देता है, जिससे प्राइम मिनिस्टर भी काफी खुश होते हैं और बोलने लगते हैं वो कितना बेवकूफ था जो इस सिटी का कंट्रोल हमारे हाथों में दे दिया। दोनों इस बात के लिए खुशी मनाते हैं।